गुड मॉर्निंग छात्रों। आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नई दिशाएं सिवान पर एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, तो आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का समावेश मैं लेकर आया हूं और कोशिश करूंगा कि आज के ऑब्जेक्टिव आपको आने वाले एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प पहुंचाएं। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव हैं उस सारे प्रश्नों को आप जरूर देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। आइए हम बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ें। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न दे रहा है कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम गाह में रखा गया था। उसे शेरशाह के समय कहाँ दफनाया गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 26 दिसंबर 1530 को बाबर को मृत्यु की जब हुई थी तो उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन शेरशाह सूरी के समय उसे कहाँ दफनाया गया? तो इसका सही आंसर बनेगा काबुल में। जैसे कि बाबर ने मतलब मृत्यु से पहले एक इच्छा व्यक्त की थी कि जब मेरी मौत हो तो मेरी मौत के बाद मुझे उस जगह पर दफनाया जाए जहां पर मेरा जन्म हुआ था। तो बाबर का जन्म काबुल में हुआ था, इसीलिए उसके इच्छा के हिसाब से बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफनाया गया और वो समय किसका था? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दे रहा है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। आइए इसके ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन दे रहा है औरंगजेब, जहांगीर, अकबर और बाबर। इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, तो तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला राजा जहांगीर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया? आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया? आगरा से फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन ले गया था? यहाँ क्वेश्चन रिपीट किया है लेकिन उसी क्वेश्चन को आइए आंसर को देखें। आंसर क्या दिया गया है? आंसर जो है उसमें ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी में अकबर और डी में है जहांगीर। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? अकबर होगा, क्योंकि अकबर के बेटे सलीम का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। ठीक है, अकबर के जो गुरु थे वो उनके गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनके बेटे का जन्म हुआ था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे की याद में और अपने गुरु की याद में एक तरह से फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया। 1570 में उन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना शुरू करवाया और उसे अपनी नवीनतम राजधानी के तौर पर घोषित किया है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। इसका भी सही आंसर होगा आपको जहांगीर। जहांगीर जो कि आगरा के किले से शासन कर रहा था, उसने आगरा के किले में एक सोने की जंजीर लगवाया था जो कि न्याय की जंजीर था। और इस जंजीर को लगवाने के पीछे उद्देश्य यही था कि इस जंजीर को जो कोई भी मेरे राज दरबार में आकर बजाएगा उसे मैं अपने महल से बाहर निकलकर उसके लिए न्याय करूंगा। तो ये 60 जंजीरों का एक समूह था जिसको उसने अपने शयन कक्ष में लगवा दिया था और उसका एक जंजीर बाहर किले की दीवार से लटका दिया था। जिस किसी को भी न्याय की जरूरत होती थी उस जंजीर को खींचता था और खींचने के बाद जब उससे आवाज़ होती थी तो जहांगीर ये समझ आता था कि उस व्यक्ति को न्याय की जरूरत है, तो वह स्वयं बाहर निकलकर उस व्यक्ति के लिए न्याय करता था। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बार बार। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन दे रहा है दौलत खान लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दौलत खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी पंजाब का सूबेदार था और उसके सूबेदार के वक्त बाबर कई बार पंजाब पर आक्रमण किया था। इस बात को दौलत खान लोदी जानता था। ठीक जो है बाबर को जब बुलाया गया दौलत खान लोदी के द्वारा, तो ये दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के द्वारा पंजाब का सूबेदार बनाया गया था, जो लोदी वंश का अंतिम राजा था। तो इब्राहिम लोदी का ही एक चाचा था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी और दौलत खान लोदी लगातार दरबार में षड्यंत्र किया करते थे कि कैसे भी अपदस्थ किया जा सके इब्राहिम लोदी को, और वो दोनों प्लान बना रहे थे। तभी दौलत खान लोदी ने बताया कि मेरे पंजाब में एक बाहरी आक्रमणकारी आता है और हमेशा आक्रमण करता है और वो बड़ी लूटपाट करता है, अगर उसे भारत पर बुलाया जाए तो आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा सकता है। इस तरह से दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है?
अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसको उपाधि दी थी? तो ऑप्शन देखिए, ए में है आनंद सागर सूरी, बी में है विजय कनक सूरी, सी में हरि विजय सूरी और डी में है विजय सातिंद्र चंद्र सूरी। इसका सही आंसर होगा हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को इन्होंने जगत गुरु की उपाधि दी थी। भाई ये हरि विजय सूरी कौन है? तो हरि विजय सूरी और जीनचंद सूरी ये एक जैन गुरु थे जो अकबर के इबादत खाने में आए थे और इबादत खाने में आकर उन्होंने सर्वधर्म जो धार्मिक चर्चाएं होती थी उसमें ये लोग भाग लिए थे और इनके ज्ञान से बहुत अधिक अकबर प्रभावित हुए थे और इसी ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, जबकि जीनचंद सूरी को इन्होंने युग प्रधान की उपाधि दी थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो आइए इसके ऑप्शन को देखें। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है कृष्णदेव राय, राणा सांगा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्योंकि बाबर जब भारत पर शासन करने आया था तो उसके पहले कृष्णदेव राय और राणा सांगा भारत में एक बहुत बड़े राजा के तौर पर स्थापित हुए थे। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था, जबकि कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे जो कि सुलभ वंश के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो कि 1509 से लेकर 1529 तक दक्षिण भारत पर शासन किए थे और इनके शासनकाल में अगर देखिएगा तो तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा ये सब क्षेत्र इनके प्रभाव क्षेत्र में आते थे। उस दौर में ये शासन करते थे जब पुर्तगाली भारत पर एक तरह से आगमन ले चुके थे और उनकी शक्तियों को दक्षिण भारत से हटाकर एक शक्तिशाली राज्य बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। राणा सांगा को बाबर ने मतलब इतना अहमियत दिया था कि उन्होंने कहा था कि राणा सांगा जैसे 2-3 लोग अगर भारत में और राजा होते तो शायद मुगल भारत में कभी भी अपने सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। जैसे कि आप जानते हैं कि बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भले ही राणा सांगा की हार हो गई थी, लेकिन राणा सांगा ने अपनी ताकत का परिचय बाबर से करा दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन रहा है कि मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए देखो मुत्सदी, बी है मीर बहार, सी है मुशरिफ और डी में है मुकद्दम। इसका सही आंसर होगा मीर बहार। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर बहार। मीर बहार मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था जो जल सेना का प्रधान होता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? पद्मावत की रचना किसके काल में की थी? ऑप्शन है शेरशाह के काल में, बाबर के काल में, अकबर के काल में, हुमायूं के काल में। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी के काल में। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नारी थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था, इसी पद्मावत की चर्चा इन्होंने किया था और इस पुस्तक में उन्होंने पद्मावती की सुंदरता का जिक्र किया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, जिसमें उन्होंने महारानी पद्मावती की चर्चा की है और इस पुस्तक की रचना उन्होंने शेरशाह सूरी के काल में की, क्योंकि शेरशाह सूरी के ही ये दरबारी कवि हुआ करते थे मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है काजी अल कुजात, बी में है मनसबदार, सी में है काजी अल हजात और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा काजी अल कुजात। मुगल काल में न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको काजी अल कुजात कहता था, जबकि अकबर के दरबार का जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था वो मनसबदार का पद हुआ करता था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों से ली गई एक व्यवस्था थी और अकबर के दरबार का सबसे बड़ा मनसबदार जो था वो बार बार पूछा गया है मिर्जा अजीज कोका। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन रहेगा कि कौन से मुगल राजा के दरबार में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू मनसबदार थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मुगल राजा कौन ऐसा था जो मुस्लिम था लेकिन उसके दरबार में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू लोग कार्य करते थे। चलिए इसका ऑप्शन को देखें। ऑप्शन दे रहा है कि ए में अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। हालांकि ऐसा कहता है कि औरंगजेब की नीतियां पूरी तरह से
कट्टरपंथ पे टिकी थी। वह इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा तरजीह देता था, बाकी धर्मों से उसको वास्ता नहीं था। औरंगज़ेब के काल में बहुत सारे हिंदुओं को पकड़ के जबरन मुसलमान भी बनाया गया था। इसने भारत के बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया भी था। तो ऐसा माना जाता है कि औरंगज़ेब की नीति हिंदुओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। इसके बावजूद भी उसके दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू ही कर्मचारी थे, और जितने भी उसके दरबार में कार्य करने वाले लोग थे, उसके 33% केवल हिंदू थे। क्योंकि दरबार में कार्य करने की जब बात आती थी तो उसमें वह मुस्लिमों से अधिक वो हिंदुओं पर भरोसा करता था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए में है 1659, बी में है 1669, सी में है 1679, डी में है 1698। इसका सही आंसर होगा 1679। औरंगजेब के समय राजपूतों ने 1679 में विद्रोह किया था, और इस विद्रोह का कारण यही था कि औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर, राजपूतों के ऊपर जजिया कर लगा दिया था। क्योंकि आप जानते हैं कि जजिया कर मुगल सम्राट अकबर ने अपने समय में समाप्त कर दिया था, लेकिन वापस औरंगजेब ने इसे फिर से हिंदुओं के ऊपर लगा दिया था। इसी से नाराज होकर राजपूतों ने औरंगजेब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन देखिए, ए में है राजपूत और मराठा, बी में राजपूत और अफगान, सी है अफगान और मुगल, डी है मराठा और अफगान। इसका सही आंसर होगा डी, मराठा और अफगान। जैसा कि आपको पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये 1761 में हुआ था, और मराठों की तरफ से गए थे इसमें लड़ने के लिए सदाशिव राव भाऊ, और अफगानों का सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी, क्योंकि मराठों का उस समय अवध के राजाओं ने और रुहेला सरदारों ने साथ नहीं दिया था। और यहाँ तक कि अफगानों की जब बात आती है तो अफगानों का साथ उस समय कुछ राजपूत राजाओं ने दे दिया था, जिसके चलते अफगानों का नेता अहमद शाह अब्दाली युद्ध जीत गया था। तो ये बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। मराठा पतन इसी के चलते हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? सही क्रम बताना है। देखिए क्या दे रहा है कि ए में है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोदी, बी में है लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक, सी में है तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम, और डी में है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। मतलब ये मध्यकालीन भारत के वंशज हैं, सल्तनत काल के वंशज हैं सब, जिनको बताना है कि भाई इन लोगों का सही क्रम क्या है, मतलब शासन ये कैसे किया है। तो इसका ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, गुल खिला तुगलक से लोदी, गुल खिला तुगलक से लोदी। ये बड़ा आसान ट्रिक है। गुल ऐसे, मतलब ये ध्यान रखिएगा, गुल, ये गुल से बन जाएगा आपका गुलाम, और एक हो जाएगा आपको खिला, खिला, तो खिला से मतलब समझ गए आप खिलजी, ठीक है ना। खिला मतलब क्या हो गया? खिलजी। तो एक हो गया गुल खिला, और फिर उसके बाद तुगलक से लोदी। तो गुल पहले होना चाहिए, उसके बाद खिलजी होना चाहिए। तो गुल खिलजी देखिए कहाँ पर है पहले भाई, गुल खिलजी, इसमें डी नंबर ऑप्शन। गुल खिला तुगलक से लोदी, तुगलक से सैयद होता है एक बीच में, और उसका लोदी, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हिस्से जो है कृष्णदेव राय के राज्य में नहीं थे? यानी कि किस राज्य में कृष्णदेव राय, जो दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, यह किस राज्य में शासन कार्य नहीं किया है? ऑप्शन देखिए, ए में दे रहा है केरला, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा, और डी में महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उसका शासन नहीं था, उसका शासन केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और ओडिशा में था। यह दक्षिण भारत का एक बहुत ही प्रतापी सम्राट था, जो 1509 से लेकर 1529 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।